हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए पढ़ लेते हैं करंट अफेयर। आज है 24 सितंबर का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं फटाफट। सबसे पहले आ जाता है कि हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो ये समझौता किया है यूएसए के साथ। हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो ये किया है यूएसए के साथ। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में ओएजी की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डा कौन से स्थान पे है। तो ये है 24वें स्थान पे दिल्ली हवाई अड्डा है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं दो मेगा एयरलाइंस है तो कौन कौन से है। तो ये पहला सबसे है इंडिगो और दूसरा है टाटा समूह। इंडिगो, मेगालाइंस और टाटा समूह। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट है हवाई अड्डा, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये है अयोध्या में। उसके बाद वीर सावरकर एयरपोर्ट, तो ये है वीर सावरकर एयरपोर्ट विजयपुरम, जो कि पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब इसके चेंज करके विजयपुरम हो गया है नाम, नया नाम अभी जल्दी में ही हुआ। उसके बाद है गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट, तो ये गुवाहाटी असम में है। शहीद भगत सिंह, तो ये चंडीगढ़ में है। उसके बाद आ जाते देख लेते नेक्स्ट पे। उसके बाद है मनोहर पर्रिकर, तो ये है मोगा गोवा में। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, ये वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। जिसने नहीं देखा है जाकर के आप सभी लोग जरूर देखिएगा। वैसे वाराणसी एक बहुत अच्छा घूमने का स्थान है, तो आप सभी लोग अगर जाइएगा कभी तो ज़रूर देखिएगा। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये लखनऊ में स्थित है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ये कोलकाता में स्थित है। अभी मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो अभी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जो 23 अगस्त का पेपर था, उस पेपर में उसके बाद पूछा गया था कि जो सबसे पुराना हवाई अड्डा है वो कौन सा है। तो जुहू, जो मुंबई में है, वो सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जो मुंबई में है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं कि हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत के अधिकारी के प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया। तो ये चुना गया लापता लेडीज, जो मूवी है जिसको चुना गया ऑस्कर 2025 के लिए, वो मूवी है लापता लेडीज। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, जो नहीं देखा है वो जा कर के देखेगा। बहुत अच्छी मूवी है, मैंने ये मूवी देखी है, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आप सभी लोग भी देखिएगा। पहले तो आप सभी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्या कैसे, मतलब इसमें ऐसा होता है कि दो मतलब दूल्हे होते हैं, दो क्या उस ट्रेन में बहुत सारे ऐसे दूल्हे सफ़र करते रहते हैं, और जो दुल्हन होती हैं वो घूंघट करके भी वो सफ़र करती रहती हैं। नई नई शादियाँ हुई रहती है, वो अपनी दुल्हनों को ट्रेन से लेकर के जाते रहते हैं। ऐसा होता है कि जैसे अभी वर्तमान का तो देखिए कि अब सब मतलब ऐसा होता है, लड़की हो चाहे बहू हो कोई भी हो, मुंह खोल करके चलते हैं। और फिर पहले क्या था, मतलब जो बीत गया समय, उस समय में क्या था, सबसे ज़्यादा घूंघट था। तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है पता है, वहाँ पे वही होता है जो प्रथा होती है, जो ऐसा जो घूंघट होता है, उस घूंघट इतना ज़्यादा घूंघट दे दिया जाता है कि वो बेचारी अपने दूल्हों को पहचान नहीं पाती हैं। जैसे ऐसा होता है कि दो मतलब ट्रेन में सफ़र करती रहती हैं, तो मतलब जब जैसे होता है नहीं कि उसका स्टेशन आ गया उनका आ गया, तो ऐसा होता है कि मतलब अदला बदली हो जाती है कि वॉशरूम कोई गया कोई क्या कैसे, ऐसे सीट इधर उधर हो ही जाता है। उसके बाद ऐसा होता है कि मतलब उसके स्थान पे उसकी बीवी बैठ जाती है, उसके स्थान पे उसकी बीवी। उसके बाद रात होता है तो पहले वाले को उतरना रहता है, वो अपनी दुल्हन को पकड़ता है हाथ, जहाँ पे उसको लगता है मेरी बैठी थी, वो हाथ पकड़ता है और फिर ले करके जाने लगता है। तो फिर वो भी चली जाती है, उसको भी नहीं पता चलता है घूंघट के अंदर में, तो वो देख ही नहीं पाती, समझ ही नहीं पाती। तो ऐसे में दुल्हन एक्सचेंज हो जाती है, वो उसके पास चली जाती है, वो उसके पास चली जाती है। तो ये मूवी बहुत अच्छी है। इसी को मिला है 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025, और ये कहाँ पे हुआ, ये लॉस एंजिल्स यूएसए में हुआ है। उसके बाद इसके निर्माता थे आमिर खान, किरण राव, इसके निर्माता थे इस फिल्म के।
जो भी नहीं देखा है ये फिल्म ज़रूर देखिएगा आप सभी लोग, इसमें सॉन्ग भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024, ये कब सेलिब्रेट हुआ? तो ये हुआ है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस सेलिब्रेट हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं। पहली बार ये स्टार्ट हुआ था सांकेतिक भाषा, पहली बार 2018 में शुरू हुआ था। उसके बाद इसकी थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करना। उसके बाद 2024 में पहली बार कौन कौन सा दिवस मनाया गया देख लेते हैं। सबसे पहले 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उसके बाद ये तो मनाया ही आ रहा है, उसके इधर अभी देख लेते हैं। 23 अप्रैल बुक्स एंड कॉपीराइट डे। 25 मई फुटबॉल दिवस। 30 मई आलू दिवस। उसके बाद आ जाते हैं 25 जून जो है ये संविधान हत्या दिवस। उसके बाद 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया गया। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जनसंख्या दिवस, तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और खेल दिवस 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है ICMR को मिला है। जिस चीज़ को मेरी वीडियो ये पसंद आ रही है वो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। बाकी आ जाते हैं DRDO में। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ की? तो ये त्रिपुरा के द्वारा प्रारंभ किया गया। 12 शहरों में जल पूर्ति के लिए ये प्रारंभ किया गया है और ये कितना मतलब कितने रुपए कितना फंड लग रहा है? तो ये 530 करोड़ रुपए एशियाई विकास बैंक खर्च करेगा इन 12 शहरों में जल पूर्ति के लिए। एशियाई जो ADB है इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। उसके बाद देख लेते शून्य रेखा जो है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। उसके बाद देख लेते हैं कि खर्ची पूजा, गरिया पूजा, होजागिरी महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन रखती हूँ, इसलिए रखती हूँ कि आप सभी लोगों का भी समय का बचत हो और कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप सभी लोगों को मिल जाए। 1-2 घंटे की क्लास लेने से अच्छा है आप 20 मिनट 30 मिनट की क्लास में सारी चीज़ें आपको मिल जाए, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा है और हर सब्जेक्ट को आपको समय देना है। ये नहीं कि आप बस केवल करंट अफेयर में ही अपना समय व्यतीत करते जाए, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है उसमें क्या होता है 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, तो उसके लिए आप 2 घंटे क्यों देना जब आपको 30 मिनट 20 मिनट में वही चीज़ मिल रही है। इतने तो समझदार आप हैं ही कि छोटा अगर वर्ड में मैंने कवर किया तो आप समझ जाए। जैसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 तो इसे हाल ही में, तो 2024 है तो हाल ही में मनाया गया। ठीक, आ जाते हैं देख लेते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 तो ये मिला है रिया सिंधा जो गुजरात की हैं। उसके बाद हाँ ये मतलब कहाँ पे हुआ है? तो ये जयपुर में हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन थी? तो ये थी सुष्मिता सेन। पहली भारतीय मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी। उसके बाद आ जाते हैं पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन थी? तो पहली भारतीय मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड में अंतर समझिएगा। उसके बाद मिस वर्ल्ड 2024 कौन है? तो ये क्रिस्टीना कारकोवा है। उसके बाद हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया अनुराग गर्ग को। किसको नियुक्त किया गया? अनुराग गर्ग को। आइए कुछ जीके के क्वेश्चन लेकर के आप सभी के बीच में आ चुकी हूँ, देख लेते हैं फटाफट। ये है सभी पालन से संबंधित जो भी पालन आता है, जैसे मधुमक्खी पालन, अंगूर की खेती, फूलों का उत्पादन, ये सारे कल्चर से जो भी रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें लेकर के आ चुकी हूँ आप सभी के बीच। देख लेते हैं चलिए। जैसे कि है एपी कल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से है। एपी कल्चर और आप सेरी कल्चर में ध्यान रखिएगा, इसी में आप सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सेरी
इसमें यस आ रहा है, स आ रहा है और इसमें रेशम स आ रहा है। ध्यान रखिएगा, सेरीकल्चर रेशम कीट के उत्पादन के लिए होगा, यानी पालन के लिए होगा, और जो एपीकल्चर है वो मधुमक्खी पालन के लिए होगा। ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर ये अंगूर की खेती के लिए है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर, ये फूलों के उत्पादन के लिए है। हार्टिकल्चर बागवानी उत्पादन के लिए। जब हम लोग बागवान मतलब बाग वगैरह जो भी जहाँ पेड़ पौधे फूल लगे होते हैं वहाँ पे जाते हैं तो हमारा मन उत्साहित हो जाता है, देख करके बहुत अच्छा लगता है दिल को। तो ध्यान रखिएगा, हार्ट से रिलेटेड कर लीजिएगा बागवानी। उसके बाद आ जाते हैं पोमोकल्चर। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से रिलेटेड है। सेरीकल्चर हमने आप सभी को बताया रेशम कीट पालन से। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं कि ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से। पीसी कल्चर मछली पालन से। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से। एरोपोटिक कल्चर ये हवा में पौधों को उगाने से रिलेटेड है। आप सभी लोगों के बीच में एक ट्रिक भी लेकर के आई हूँ जो छोटी सी बनाई थी मैंने खुद। सबसे पहले मधु, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। मधु एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। बिटिया अंगूर खा, तो बीटीकल्चर अंगूर से रिलेटेड है। उसके बाद फूका मत फूल के, फूका मत फूल के फ्लोरिकल्चर फूल से रिलेटेड। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं हार्ट हो जाएगा पूरा बागवानी, तो हार्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड है। इतना मैं लेकर के आया हूँ, बाकी आप सभी लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। बाकी अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, करना मत भूलिएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ।